हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। आज हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो शायद बहुत सारे लोगों के नज़रों से ओझल है, पर वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग पे नज़र अभी बहुत कम लोगों की है जब से बेसिकली जो वॉर शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में। उसके बाद जो वॉर शुरू हुआ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और एक थर्ड वॉर का सिनेरियो जिस तरह से डेवलप हो रहा है, या अर्ली स्टेज में जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है यूएस, यूरोप और हुतीज और ईरान के बीच में। सबकी नज़रें इस पे हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो साइलेंटली अपनी चालें चल रहा है। बट उसके चैलेंजेस क्या है, इस पे कोई बात नहीं कर पा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग पे अभी नज़र बहुत कम लोगों की है, और वो अपने आप को बहुत सारी समस्याओं में घिरा हुआ देख रहे हैं और उन समस्याओं से साइलेंटली निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है स्पेशली इधर ये लास्ट वीक में इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में बहुत ही नेगेटिव जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो राइट ट्रैक पे नहीं है या फेल हो रही है, या जब पहली वाली जो सरकारें थी वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, अभी अभी हालात देखिए। लेकिन आप देखिए जो डिप्लोमेसी है, इट्स रियली वेरी डायनेमिक थिंग। ये बहुत तेजी से बदलती रहती है। जो 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 चीज़ें इधर पिछले 3-4 साल में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट में, मिलिट्रल फ्रंट पे, या जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंजेस इंडिया ने फेस किया है इधर, मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में एक साथ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस बहुत कम आए हैं इंडिया के सामने। मुझे लगता है कि जिस तरह की लीडरशिप इंडिया की है और जिस तरह से टैकल किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लायक है। बट आज हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे शी जिनपिंग पे कि उनके क्या चैलेंजेस हैं। जिस तरह जितनी परेशानियों में शी जिनपिंग घिरे हुए हैं, शायद मुझे लगता है कि यूएस के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट भी नहीं घिरे हुए हैं, या इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उतने चैलेंजेस में नहीं घिरे हुए हैं। तो चर्चा करते हैं शी जिनपिंग के बारे में। देखिए, शी जिनपिंग की जो परेशानियां हैं वो इनॉर्मस है। मतलब उसके बारे में कोई सोच ले अगर पूरी तरह से, तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। और शी जिनपिंग कैसे इसको झेल रहे हैं पता नहीं, आई कांट से। बट मैमूथ साइज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो शी जिनपिंग के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं। तो उन पे आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो इंटरनल जो समस्याएं हैं, और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रंट पे देखिए तो सबसे बड़ी जो भी चैलेंज है जो शी जिनपिंग के पास है, वो है उनका इंटरनल इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए तो पिछले 30 इयर्स में चाइना सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। एवरग्रांडे और जो बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी, उनका हाल तो आपने आई थिंक सुना ही होगा। कि और खास बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है चाइना का, वो ऑलमोस्ट जीडीपी का 25% है। और जिस तरह से कंपनीज फेल कर रही हैं लोन को रीपे करने में, नॉट ओनली एवरग्रांड बट अदर कंपनीज ऑल्सो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शी जिनपिंग के लिए। नॉट ओनली दिस, जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जितना डेट उनके ऊपर है वो इनॉर्मस है। और ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है शी जिनपिंग के लिए कि कैसे इसको राइट ट्रैक पे लाए। बिकॉज देखिए, इकोनॉमी इज द मोस्ट की फैक्टर। आप चाहे मिलिट्री माइट की बात करें या डिप्लोमेसी की बात करें, किसी भी चीज को, आपकी अगर इकोनॉमी बहुत साउंड और वेल स्टैब्लिश है, तो आपकी सारी चीजें जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे एक सॉलिड बेस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, तो उसका इकोनॉमिक माइट स्ट्रांग हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से उनके पास डेट बढ़ रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है, ये शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ओवरकम पर कम कर पाएंगे वो, ऐसा लगता नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो और प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से कंपनीज छोड़ रही हैं चाइना को, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, चाइना की अपनी जो गवर्नमेंट है, जिस तरह से क्रैक डाउन किया है उनकी खुद की कंपनीज के ऊपर, तो बहुत सारे लोग जो है वो चाइना छोड़ के भाग रहे हैं। उनका बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है।
एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जिस तरह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है चाइना में, ये उनकी इकोनॉमी को और ख़राब कर रहा है। तीसरा, जिस तरह से एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि देखिए अभी यूरोप में बहुत बड़ा स्लो डाउन है, वहाँ पे डिमांड कम है, इंडिया के साथ रिलेशन खराब है, वहाँ उनकी कंपनी सफ़र कर रही है। यूएस ने इतने हैवी टैक्सेस इम्पोज करके रखे हैं, वो उनके एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। मजबूरी में सोचिए कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है, वो सबसे गरीब समझे जाने वाले जो जो रीजन है अफ्रीका, उस पे फोकस कर रहे हैं ताकि वहां कंजम्पशन बढ़ाया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत चाइना को हर्ट कर रहा है, उनके बैड लोन्स, जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को चेकबुक डिप्लोमेसी के थ्रू दे दी हैं और वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लग रहा है कि लोगों को कि इससे बहुत फायदा होने वाला है, बट इन लॉन्ग रन देखिए, जैसे कि आपका पोर्ट हो गया हम्बनटोटा पोर्ट, वहाँ कोई शिप नहीं जाता, वो पैसा चीन निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे ही अफ्रीका में बहुत सारा उसका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है और कोई उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो पहला तो इकोनॉमिक फ्रंट हो गया। दूसरा, इंटरनल में एक और बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है चाइना के साथ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, जो भी कंट्रीज ऑटोक्रेटिक नेचर की होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होता ही होता है। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, एंड करप्शन स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। जो उनकी डिफेंस की कंपनीज हैं, जो डिफेंस में उनके पर्सनल है, और बड़े बड़े, आपको अगर याद होगा तो इधर हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि उन्होंने 11 जनरल्स को बर्खास्त किया है एक साथ, और उसमें भी सबसे बड़ा जो चंक है वो उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शी जिनपिंग ने किया है जब से वो 2013 में आए हुए प्रेसिडेंट बन के, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट उन्होंने किया है, वो है चाइनीज रॉकेट फोर्स। उसके 6 जनरल को बर्खास्त कर दिया है उन्होंने। अब सोचिए, अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो उनका रॉकेट है वो फायर ही नहीं पाया बिकॉज उसमें पानी भरा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि द लेवल ऑफ करप्शन, और शी जिनपिंग के सामने ये सारी चीजें हुई हैं, बिकॉज शी जिनपिंग उस वीडियो को देख रहे थे जब वो रॉकेट फायर होने वाला था अपने बैठ के मिलिट्री कमांड पोस्ट में। अब सोचिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट की बात होगी, और एक बहुत बड़ा, इसीलिए शायद लगता है कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो चाइनीज जो आर्मामेंटेरियम है, जो चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट है, उनके हालात क्या हैं। आपको पता है कि अभी चाइना ने बहुत सारे अवैक्स लिए थे और वो सारे वैक्स ग्राउंडेड है बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा है। और किसी भी ऑटोक्रेटिक कंट्री में जो होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, करप्शन वाला जो प्रॉब्लम है। तो इससे डील कर पाना, कितने ऑलरेडी ये 7-8 साल से ड्राइव कर रही है, चल रही है कि करप्शन को चेक किया जाए चाइना में, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के लिए। ये तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। तीसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखिए, इंडिया की बात कर रहे थे कि मालदीव्स में ये हो गया, या चाइना के श्रीलंका के साथ थोड़े रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे, बांग्लादेश में भी टेंशन है, नेपाल की टेंशन अलग है, वहाँ भी जो है वो इस तरह की गवर्नमेंट है जो इंडिया के सपोर्टिव नहीं है, या ये कहें कि ऐसी गवर्नमेंट जो चाइना और प्रो रशियन है, मतलब इस तरह की चीज़ है, माओवादियों की सरकार है वहाँ पे। लेकिन आप ये इंडिया के बिकॉज आप इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं, ये वाली बात है। बट आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना की स्थिति देखिए, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की ऐसी नेवी फोर्स जो कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेवल एसेट रखती है, वो फोर्स, और उसका प्रेसिडेंट कहीं विजिट तक नहीं कर पा रहा है। आप ये देखिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरह से चाइना के अगेंस्ट है। ब्रिटेन से अच्छा रिलेशन नहीं है, फ्रांस से अच्छा रिलेशन नहीं है। इधर आपको पता है कि मेलोनी ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पार्ट थी उसको किक मार दिया है, वहाँ से ख़त्म। जर्मनी के साथ रिलेशन टेंस है। आप सोचिए पूरा यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है। अब आप इसके पहले ये देखिए कि जो भी टेक कंपनीज थी उनको 5G नेटवर्क से डिबार किया गया पूरे यूके में, बाद में यूरोप में भी नो एंट्री की बैन हो गई, यूएस में ऑलरेडी डिबार्ड है, इंडिया ने भैया टाटा बाय बाय पहले से ही कर रखा है। पूरा मार्केट जो है वो उनके चाइना के हाथ से जा रहा है, धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली आप कितने आइसोलेटेड हैं कि यूरोप में आपके फ्रेंड्स नहीं, यूएस आपका फ्रेंड नहीं, इंडिया आपका फ्रेंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया आपका फ्रेंड नहीं, जापान आपका फ्रेंड नहीं, साउथ कोरिया आपका फ्रेंड नहीं, और बगल में जो ताइवान, वो दिल्ली का हेडेक है।
आपने ऐसी देखिए, इंडियन डिप्लोमेसी और चाइनीज डिप्लोमेसी में यही डिफरेंस है। इंडिया बहुत सॉफ्टली डिप्लोमेसी को डील करता है और चाइना जो है वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। देखिए, रिलेशन आपको हमेशा ऐसे रखने चाहिए कि जब भी हो हम अपनी बात एटलीस्ट कह सकें, और ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि हमारी बात को एटलीस्ट सुना जाए। जो चाइनीज डिप्लोमेसी है वो इतना हार्ड क्रैक करती है, इवन यूएस से भी ज्यादा क्लियर कट है। मतलब आप मेरे दोस्त हैं तो दोस्त हैं, नहीं तो नहीं, इस तरह इतना प्रेशर डालिएगा तो आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। फिर आप हालात देख लीजिए कि गिनती के फ्रेंड चाइना के पास हैं, जबकि उस कंडीशन वाली कोई कंट्री होती तो पूरी दुनिया में उसके फ्रेंड्स होते। एक रशिया को छोड़ दीजिए, और रशिया फ्रेंड नहीं है। रशिया के साथ जो उसका संबंध है वो एक खौफ का है, बिकॉज चाइना को एक सपोर्ट चाहिए और रशिया को भी चाहिए, बिकॉज पूरा वेस्ट और यूएस और जितने भी इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्रीज हैं सब रशिया के अगेंस्ट है, तो रशिया को भी एक फ्रेंड चाहिए। बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो उनके अपने टसल, अपने डिफरेंसेस अलग हैं। इवन ये सोचिए कि चाइनीज इक्विपमेंट खराब क्यों होते हैं, ओबियसली उनको वेस्ट का और यूएस का इक्विपमेंट मिल नहीं पाता, वो चोरी करते हैं, और रशिया भी नहीं देता। रशिया भी टेक्नोलॉजी नहीं देता, इसलिए चाइना को खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, इंडिया को टेक्नोलॉजी देने वालों की लाइन लगी हुई है। हाँ, ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ बार्गेनिंग टैक्टिक्स होते हैं, कुछ बार्गेन तो होगा ही होगा। तो देखिए डिप्लोमेटिकली कितना आइसोलेटेड है चाइना। तो शी जिनपिंग ऐसे इंसान हैं जो अगर चाहते हैं कि चाइना सही में यूएस को रिप्लेस करे, तो उनकी तो रातों की नींद हराम है, क्योंकि उनके अगेंस्ट इतने लोग हैं कि उनकी कोई भी डिप्लोमेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आप ये देखिए कि यूएई जो है, यूएई को अगर वो को क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बिकॉज इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी यूएई से बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। अगर वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, जबकि कुछ दिन पहले गए भी थे, तो वहाँ यूएस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो पोर्ट डेवलप कर रहा था सऊदी अरेबिया के अंदर चाइना, उसको पता लगा लिया यूएस ने कि वो एक मिलिट्री पोर्ट है, और जिस तरह से सऊदी अरेबिया पर प्रेशर डाला गया और सऊदी अरेबिया ने उनको मना कर दिया वहाँ पोर्ट डेवलपमेंट से, इसलिए देख सकते हैं इशू। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब है। तो आप ये देखिए कि किसी भी जगह चाइना ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहा है। कुछ कंट्रीज को छोड़े आप देखिए पूरी साउथ चाइना सी में जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी के साथ चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट कितना प्रेशर फील करता होगा। आप अब इस कंपैरिजन को देखिए कि कितने अच्छे हालात में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कि मोदी का रिलेशन ऐसा है कि मोदी को सुनने के लिए सबके लाइन लगे हुए हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि अभी अभी मुझे लगता है पूरी दुनिया में अगर जो यूएस के अगर एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा या कोई ऐसे कंट्री हेड होगा जो जयशंकर साहब को नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया में अभी सेकेंड मोस्ट पावरफुल फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर इनको बोल सकते हैं जयशंकर साहब को। पूरी दुनिया में जयशंकर जहां भी जाते हैं आज के टाइम में, वो कंट्री का हेड ऑब्वियसली आपसे मिलने आएगा। आप जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे वो तो मिलते ही मिलते हैं, कुछ और मिनिस्टर मिलते होंगे, लेकिन एस जयशंकर एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो कंट्री हेड उनसे मिलता ही मिलता है। यहाँ पे देखिए इब्राहिम रईसी मिले उनसे, इसके पहले अभी गए थे रशिया में प्रोटोकॉल तोड़ के जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी मिले। बिकॉज पूरी दुनिया ये जानती है कि ही इज अ जीनियस मैन, और ये बेसिकली पूरी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है इंडिया में। और जितना क्लोज रिलेशन इनका मोदी के साथ है, बहुत कम प्रेसिडेंट के इतने क्लोज रिलेशन और उतना ट्रस्ट अपने फॉरेन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है चाइना को लेके। और जहां तक मालदीव वाला इशू है, अभी ये इशू कुछ दिन तक रहेगा, होपफुली 1.5 या 2 ईयर्स तक ये रिजॉल्व नहीं होने वाला है। बट जिस कामनेस के साथ इंडिया प्ले कर रहा है इस सिचुएशन को, और इसकी तारीफ भी करी है एंटनी ब्लिंकन ने, जिस तरह से इंडिया ने इस सिचुएशन को हैंडल करा है, मुझे लगता है कि 1-2 साल बाद आप देखिएगा ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, और कोई भी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड या डिप्लोमेसी से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो जो मैं कोशिश करूंगा कि समय निकाल के उसको बनाऊं। और हम लोग अभी वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेसी पे भी बात करेंगे
कि जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड डिप्लोमेसी है, यानी कि जो इंटरनल जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, इलेक्शन से रिलेटेड या डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है, या क्या फ्यूचर में मोदी का भविष्य है, इस पे भी ज़रूर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो थैंक यू, गुड नाइट।